हाय एवरीवन। तो इस सीरीज़ में हम शुरू कर रहे हैं आज से विजन आईएएस की मंथली मैगज़ीन। जो अभी लेटेस्ट मैगज़ीन आई है वो है जून मंथ की मैगज़ीन। और इस पर्टिकुलर वीडियो में जितने भी टॉपिक्स हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड इस मैगज़ीन में हम उन सबको कवर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में वो है कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये न्यूज़ में क्यों है? अभी रिसेंट 2024 के जनरल इलेक्शंस में लोकसभा का रिजल्ट आया जिसमें किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली। इसीलिए सेंटर में एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी है। कोलिशन गवर्नमेंट है क्या? कोलिशन गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जहाँ कई पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं जब किसी एक पार्टी को लेजिस्लेचर में क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती। तो फैक्टर्स क्या हैं ऐसे जो कंट्रीब्यूट करते हैं कोलिशन गवर्नमेंट के लिए इंडिया में? पहला है मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कोलिशन फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। दूसरा फैक्टर है रीजनल डाइवर्सिटी एंड स्टेट पार्टीज का राइज होना। रीजनल पार्टीज का बढ़ना कोलिशन गवर्नमेंट्स को शेप करता है। तीसरा है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स। प्रीवियस गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसकंटेंट भी कोलिशन फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। तो इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट किस तरीके से बन सकती है? तो ये बन सकती है थ्रू टू मेन रूट्स जो कि हैं प्री इलेक्शन अलाइंसेस और दूसरा है पोस्ट इलेक्शन कोलिशंस। तो प्री इलेक्शन अलाइंसेस में क्या होता है कि इलेक्शन से पहले पार्टीज मिलकर एक कोलिशन बनाती हैं और यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करती हैं, जैसे कि अभी जो अलायंस किया गया था इंडिया अलायंस। दूसरा है पोस्ट इलेक्शन कोलिशंस। तो इसमें जो इलेक्शन रिजल्ट्स होते हैं उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज नेगोशिएट करके सरकार बनाती हैं जब प्री इलेक्शन अलायंस मेजोरिटी नहीं पा सकती। तो कोलिशन गवर्नमेंट्स का क्या सिनेरियो रहा है इंडिया में? 1977 में सबसे पहली बार एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी यूनियन लेवल पर, जो कि थी जनता गवर्नमेंट। फिर 1989 में कोलिशन पॉलिटिक्स का एरा शुरू हुआ इंडिया में। 1999 से लेकर 2004 के बीच में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने पहली बार 5 साल का टर्म सक्सेसफुली कंप्लीट किया। तो कोलिशन गवर्नमेंट तो पहले बन चुकी है 1977 में, लेकिन वो क्या थी, पूरा टर्म कंप्लीट नहीं कर पाई थी। अब जो बनी थी 1999 से लेकर 2004 के बीच में, इसने अपना पूरा 5 साल का टर्म कंप्लीट किया था। अब फिर से 2024 में कोलिशन पॉलिटिक्स का री इमरजेंस हुआ है सेंटर में। तो कोलिशन गवर्नमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? पहला पॉइंट है ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन। कोलिशंस अक्सर ज़्यादातर इंटरेस्ट और रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं जो इंक्लूसिव पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाने में मददगार हो सकती हैं। दूसरा इसमें इसका महत्व है चेक्स एंड बैलेंसेस। कोलिशन पार्टनर्स के एक दूसरे पर चेक का काम कर सकते हैं जो ऑथोरिटेरियनिज्म और हेस्टी पॉलिसी डिसीजन को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। तीसरा इसमें महत्व है कंसेंसस बिल्डिंग। कोलिशंस में नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत होती है जो वाइडली एक्सेप्टेड पॉलिसीज़ बनाने में मदद करते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसमें रोल ऑफ लोकसभा। कोलिशन गवर्नमेंट्स ज़्यादा वाइब्रेंट और सब्सटेंटिव डिबेट्स को जन्म देती हैं लोकसभा में और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाती हैं। आखिरी जो महत्व और जो पॉइंट है वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोलिशन गवर्नमेंट्स अक्सर रीजनल पार्टीज को शामिल करती हैं जो स्टेट्स की बार्गेनिंग पावर को बढ़ाते हैं और गवर्नेंस में डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच लाते हैं। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से। जैसे कि जो पहली चुनौती है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कोलिशन पार्टनर्स के डाइवर्जेंट इंटरेस्ट अक्सर डिसएग्रीमेंट्स और गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी को जन्म देते हैं। जैसे पहली एनडीए गवर्नमेंट 1998 में सिर्फ 13 महीने के बाद गिर गई थी। दूसरा जो चैलेंज आता है वो है पॉलिसी पैरालिसिस। डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकती है क्योंकि
कोलिशन पार्टनर्स के बीच कंसेंसस की ज़रूरत होती है, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उनकी सहमति लेना भी ज़रूरी होगा। अब सहमति लेने में ऐसा होता है कि कोई अपनी सहमति ना दे तो उससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। जैसे लेफ्ट पार्टीज ने UPA-1 गवर्नमेंट से इंडो US न्यूक्लियर डील के ऊपर 2008 में सपोर्ट विद्रॉ कर लिया था। तीसरा चैलेंज है इसमें मायोपिक डिसीजन मेकिंग। कोलिशन डायनामिक्स में फ्रीक्वेंट चेंजेस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज को हिंडर कर सकती हैं। जैसे 2004 से लेकर 14 के बीच ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में फ्रीक्वेंट चेंजेस ने एजुकेशन सेक्टर में इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज को जन्म दिया। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कॉम्प्रोमाइज ऑन आइडियोलॉजीज। जिनकी जो चैलेंज आता है वो आता है आइडियोलॉजीज के कॉम्प्रोमाइज में। पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी कोर आइडियोलॉजीज डाइल्यूट करनी पड़ती हैं कोलिशन मेंटेन करने के लिए। अब अलग अलग पार्टीज आकर एक कोलिशन बना रही हैं, तो किसी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी है, किसी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी है, तो उनको क्या करना पड़ता है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपनी आइडियोलॉजीज पे। नेक्स्ट चुनौती आती है इसमें रीजनलिज्म की। रीजनल पार्टीज जो कोलिशन गवर्नमेंट्स में हैं वो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के स्टेट स्पेसिफिक बेनिफिट्स और रिसोर्स अलोकेशन के लिए प्रेशर डाल सकते हैं। ये रीजनल एलीज को खुश करने के लिए होता है। और आखिरी इसमें पॉइंट है फॉरेन पॉलिसी। कोलिशन डायनामिक्स फॉरेन पॉलिसी डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, स्पेशली जब बात रीजनल इश्यूज की होती है। जैसे कि 2011 में तीस्ता वाटर एग्रीमेंट का डिसीजन स्टॉल हो गया था। तो आगे इसमें वे फॉरवर्ड क्या है। पहला है इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। NCRWC के अकॉर्डिंग लेजिस्लेचर्स के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में अमेंडमेंट करके कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। दूसरा, कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मतलब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए तो एक ऑल्टरनेटिव लीडर का प्रपोजल भी साथ में वोट किया जाए। अगर कोलिशन में एक या ज़्यादा पार्टीज मिड स्ट्रीम में रीअलाइन हो जाती हैं किसी और पार्टी के साथ, तो उन मेंबर्स को फ्रेश मैंडेट के लिए इलेक्टोरेट के पास जाना चाहिए। ऐसा कहा गया है ARC सेकंड में। तीसरा इसमें है इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। NCRWC के अकॉर्डिंग एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें लीडर ऑफ लोकसभा का इलेक्शन स्पीकर के इलेक्शन के साथ रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंडर हो, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बन सके। नेक्स्ट इसमें वे फॉरवर्ड सजेस्ट किया गया है ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग ऑफ कोलिशन। रेगुलर पब्लिक रिपोर्टिंग मैंडेट करना चाहिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के प्रोग्रेस पर, और मेजर पॉलिसी डिसीजन के लिए कोलिशन इम्पैक्ट असेसमेंट्स इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। आखिरी इसमें वे फॉरवर्ड है लॉन्ग टर्म पॉलिसी स्ट्रेटजीज। नेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो कोलिशन पॉलिटिक्स से आगे बढ़कर हो, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे इंटर स्टेट काउंसिल और नॉन पार्टीशन बॉडीज जैसे नीति आयोग का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ में है डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 2 जून को तेलंगाना स्टेट के फॉर्मेशन के 10 साल पूरे हुए हैं। आगे न्यूज़ में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 ने आंध्र प्रदेश को रीऑर्गेनाइज करके तेलंगाना स्टेट बनाया, जिसका कैपिटल हैदराबाद है। तेलंगाना स्टेट बनाने का मोटिव रीजनल इनइक्वालिटी इन डेवलपमेंट था। अभी रिसेंटली भिल ट्राइब ने एक इंडिपेंडेंट ट्राइबल स्टेट का डिमांड किया है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के पार्ट्स को मिलाकर बनेगा, और इसका नाम होगा भिल प्रदेश। प्रोसीजर क्या है न्यू स्टेट्स के फॉर्मेशन के। तो ये प्रोविजंस न्यू स्टेट बनाने और एग्जिस्टिंग स्टेट के एरियाज, बाउंड्रीज या नेम्स चेंज करने के लिए हैं। इसके अकॉर्डिंग जो पावर है वो है पार्लियामेंट के पास। तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है नए स्टेट को फॉर्म करने के लिए, किसी स्टेट से टेरिटरी को अलग करके, 2 या ज़्यादा स्टेट्स को मिलाकर या स्टेट्स के पार्ट्स को मिलाकर। और इसमें जो प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन है
वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा कोई बिल जो पार्लियामेंट के किसी हाउस में तभी इंट्रोड्यूस होगा जब प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा, और प्रेसिडेंट फिर इस बिल को रेफर करेगा स्टेट लेजिस्लेचर को, जो उस एरिया, बाउंड्री या नेम को अफेक्ट करता है, ताकि वो अपना व्यू स्पेसिफाइड टाइम के अंदर एक्सप्रेस कर सके। और इसी आर्टिकल के तहत क्या है, सिंपल मेजोरिटी लगेगी। तो पार्लियामेंट ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन यानी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू न्यू स्टेट क्रिएट कर सकती है। इंडिपेंडेंस के बाद आंध्र प्रदेश पहली ऐसी स्टेट थी जो फॉर्म हुई थी लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी लैंग्वेज के बेसिस पे 1953 में, क्योंकि तब क्या था, डेथ हो गई थी एक फ्रीडम फाइटर की, पॉटी सिरा मुलू की। तो इस वजह से क्या है, फिर एक आंध्र प्रदेश को बनाना पड़ा था लिंग्विस्टिक स्टेट के बेसिस पे। तो फैक्टर्स क्या हैं जो कारण बनते हैं नए स्टेट के फॉर्मेशन की? पहला है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है न्यू स्टेट बनाने के डिमांड के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने देखा एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश का। दूसरा, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का क्रिएशन, ये भी इसी बेसिस पे हुआ था, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की वजह से। क्योंकि जो महाराष्ट्र है वहाँ पर लोग मराठी मोस्टली बोलते हैं, गुजरात में लोग गुजराती बोलते हैं, तो एक डिस्पैरिटी थी, एक डाइवर्सिटी थी। दूसरा है रीजनल डिस्पैरिटीज। अंडर डेवलपमेंट स्पेसिफिक रीजन्स में स्टेटहुड डिमांड को प्रॉम्प्ट करता है। अगर कोई स्टेट अंडर डेवलप होगी तो वहाँ पर भी क्या है, डिमांड्स ऐसी उठेंगी कि स्टेट स्टेट से एक दूसरी स्टेट बनाई जाए। एग्जाम्पल के तौर पे महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन से डिमांड उठती आई है कि विदर्भ रीजन को क्या है, एक नया स्टेटहुड दिया जाए। तीसरा है कल्चरल आइडेंटिटी। वेरियस इथनिक ग्रुप्स अपनी इथनिक, सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आसाम के बोडोलैंड रीजन का स्टेटहुड डिमांड मेनली उस रीजन के डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर की वजह से उठाया गया है। और आखिरी पॉइंट है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। स्मॉलर स्टेट्स को गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इन्हांस करने के लिए परसीव किया जाता है। मतलब जो छोटे स्टेट्स होते हैं वो बेहतर तरीके से गवर्न हो सकते हैं। तो इस वजह से क्या है, उत्तर प्रदेश से भी डिमांड उठ रही है कि उसका कुछ एरिया जो है उससे हरित प्रदेश बनाया जाए। तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट? पहला है बैरूबरी यूनियन केस 1960। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है स्टेट का एरिया कम करने की अंडर आर्टिकल 3, लेकिन इंडियन टेरिटरी को फॉरेन कंट्री को सीट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। तो इसी वजह से 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 इनेक्ट किया गया, ताकि जो कुछ एरिया है वो पाकिस्तान को ट्रांसफ़र किया सके। मतलब अगर जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर तो है, लेकिन पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो इंडिया का कोई हिस्सा उठाकर दूसरी कंट्री को दे दे। अगर वो ऐसा करती है तो उस केस में उसे अमेंडमेंट करनी पड़ेगी अंडर आर्टिकल 368। और वैसे ही अगर इंडिया के अंदर ही किसी स्टेट को तोड़ मरोड़ कर कोई स्टेट इंडिया में ही बनती है तो वो तो वैसे ही अंडर आर्टिकल 3 के अंदर आएगी, तो वहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए कई कमीशन बने। जैसे कि जो पहला कमीशन था वो था एस के धार कमीशन 1948। इस कमीशन ने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड किया रादर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। दूसरी जो कमेटी बनी थी वो बनी थी JVP कमेटी। ये जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सिद्धारमैया के नाम पर बनी थी।
क्योंकि यही इसके मेंबर थे, और इन शॉर्ट इसको बोला जाता है JVP कमेटी। तो इस कमेटी ने लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया था एज बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तीसरी जो कमेटी बनाई गई थी वो बनाई गई थी अंडर फजल अली, 1953 में इसको बनाया गया था। तो 4 फैक्टर्स इस कमेटी ने आइडेंटिफाई किए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कि प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, दूसरा लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, तीसरा फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिडरेशन, फोर्थ इसमें प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल एंड नेशन एज अ होल। और इसी कमीशन ने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाने का रिकमेंडेशन किया, जो पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू इम्प्लीमेंट किया। तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं नए स्टेट्स के क्रिएशन के फेवर में, और कुछ दिए जाते हैं उसके अगेंस्ट में। तो पहले फेवर वाले आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। तो नई स्टेट के क्रिएशन से क्या होता है, प्रॉपर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे तेलंगाना अपने वाटर रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाया, और पैडी प्रोडक्शन 2015 में 4.57 मिलियन मैट्रिक टन से 2023 में 20 मिलियन मैट्रिक टन से ज़्यादा हो गया। दूसरा है इनोवेशन। स्मॉलर स्टेट्स गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी में इनोवेशंस करने में आसानी होती है, जो सक्सेसफुल होने पर रिप्लिकेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे सिक्किम में ऑर्गेनिक फार्मिंग के सक्सेस के बाद केरला गवर्नमेंट ने 2023 में एक ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन क्रिएट किया, ताकि स्टेट को ऑर्गेनिक फार्मिंग हम बनाया जा सके। तो अगर कोई स्टेट छोटा होगा तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से हो पाएगा, इनोवेशन अच्छे से हो पाएगा, और तीसरा ट्रेड भी अच्छे से हो पाएगा। तो जो स्मॉल स्टेट होते हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गोवा, ये क्या है, ज़्यादा ट्रेड करते हैं कंपेयर टू लार्ज स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और ऐसे स्टेट का डेवलपमेंट भी अच्छा खासा होता है। जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं वो कम होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उत्तराखंड में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कमी आई है। 2015-16 में 17.67 थी, अब ये 2019-21 में 9.67% तक है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसको पब्लिश किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। तो अब देखते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट जो इसके अगेंस्ट में हैं, न्यू स्टेट्स के क्रिएशन के अगेंस्ट में हैं। पहला है इकोनॉमिक स्ट्रेन। नए स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने के लिए सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग तेलंगाना के नए कैपिटल अमरावती में इंफ्रास्ट्रक्चर और वेरियस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाने के लिए लगभग 40,000 करोड़ की ज़रूरत है। दूसरा है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्सेज जैसे वाटर, पावर या मिनरल वेल्थ को डिवाइड करना नए स्टेट और एग्जिस्टिंग स्टेट के बीच में इंटर स्टेट डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाइफर्गेशन के बाद रिवर कृष्णा का वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। तीसरा है बाउंड्री डिस्प्यूट। तो नए स्टेट बाउंड्रीज ड्रॉ करना टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लीड कर सकता है नेबरिंग रीजन के साथ, और ये डिस्प्यूट लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं और कम्युनिटीज के बीच में टेंशंस क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बेलगावी डिस्प्यूट। आखिरी पॉइंट है इसमें पेंडोरा बॉक्स, यानी कि ऐसा अगर कोई क्रिएशन किया जाता है तो ये क्या करेगा, और ज़्यादा डिमांड को बढ़ावा देगा, मतलब और जो स्टेट्स हैं वो भी इस तरीके की डिमांड करेंगी, तो उससे क्या है, पिटारा खुल जाएगा फिर डिमांड्स का। आगे इसमें है वे अहेड। वे अहेड में पहला पॉइंट है डेवलपमेंट। तो ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इक्विटेबल डेवलपमेंट हो सारे रीजन्स का विद इन एग्जिस्टिंग स्टेट्स, और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और ग्रीवियंसेस को एड्रेस करना चाहिए जो स्टेटहुड डिमांड्स को फ्यूल करते हैं।
तो अगर स्टेप्स लिए जाएंगे, डेवलपमेंट होगा, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी नई स्टेट बनाने की। दूसरा है एक्सपर्ट कमेटी। एक एक्सपर्ट कमेटी क्रिएट करनी चाहिए जो सारे स्टेक होल्डर्स को इंगेज करके न्यू स्टेट्स के क्रिएशन के डिमांड और इम्पैक्ट को इन्वेस्टिगेट करे। तीसरा है इकोनॉमिक वायबिलिटी। कोई भी न्यू स्टेट क्रिएट नहीं होनी चाहिए जब तक उसके पास रिसोर्सेज या रेवेन्यू नहीं हो, ताकि अपने एक्सपेंडिचर का कम से कम 60% इनकर कर सके फ्रॉम द डे ऑफ इट्स कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। एंड आखिरी पॉइंट है इसमें क्लियर गाइडलाइंस। क्लियर और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डेवलप करना चाहिए जो इकोनॉमिक और सोशल वायबिलिटी पर फोकस करे रादर देन पॉलिटिकल कंसिडरेशन।